दोस्तों, बस सीटीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इस मेरी बातों को गौर करें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कुआं। ये ईवीएस कंटेंट की बात है। ईवीएस कंटेंट में टॉपिक है कुआं या बावड़ी। कुआं या बावड़ी क्या था? तो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जो होते थे वह जल भंडारण के लिए, जल भंडारण तथा संरक्षण के पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोतों के रूप में भी उपयोगी होते थे। जैसे कि जो भी कुएं या बावड़ी बनाए जाते थे, अधिकांशतः राजस्थान वाले आप एरिया में देखेंगे तो सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी है, और इसमें एक तरीका होता था कि जल का तो भंडारण होता ही था, और साथ ही साथ में जल के संरक्षण की एक पारंपरिक व्यवस्था भी थी, और साथ में जल स्रोत के रूप में उपयोग भी किए जाते थे। वहाँ के जो भी लोग रहते थे, आसपास वाले लोग, इसे जल स्रोत के रूप में अपने पीने या फिर जो भी चीज़ यूज करना है जल को, इस स्रोत के रूप में उसे यूज करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कुएं के सूखने के प्रमुख कारण। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? कह रहा है कि पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। देखेंगे आजकल जो कुएं के पानी जो सूखने का कारण क्या है, वो कारण यह है कि पानी को मोटर से निकाला जा रहा है और पानी ज़मीन का जिसमें ज़मीन का पानी जो है कम होता जा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो झील कम हो रही है। झील कम हो रही है जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, है ना। अब जो झील भी है लगभग अब ख़त्म हो रहे हैं, तो झील कम हो रही है जिससे कि वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। बच्चे बता दें आपको कि जैसे कि जल का स्तर बनने के लिए आपको जल संग्रह करना ज़रूरी होता है। जगह जगह पर जब झील का निर्माण होता है, तालाबों का निर्माण होता है, जिस वजह से हमारे पृथ्वी के जल स्तर बना रहता है। आगे बात करते हैं पेड़ और पार्कों के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंटेड से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे कि अभी बताया कि आपको जब ज़मीन में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए तालाब वगैरह, कुएं वगैरह, है ना, और पेड़ पौधे लगाने हैं। अब अगर यदि जो आप आजकल जो देखा जा रहा है कि पेड़ जो और पार्क वगैरह जो देखेंगे कि पार्कों में क्या किया जाता है कि पेड़ों के नीचे जो है पूरी ज़मीन जो है पूरी तरह से सीमेंटेड किया कर दिया जा रहा है, जिससे कि पानी अंदर सोख नहीं पा रहा है। इस वजह से ज़मीन में पानी की कमी होते जा रही है। तो इस कारण से कुएं या फिर नदियों के कुएं के पानी जो है सूखते जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जैसे जिक्र किया हमने कुआं या बावड़ी का, देखेंगे कुआं या बावड़ी जो था, देखिए इस प्रकार से किस प्रकार से नज़ारा है। कुएं या बावड़ी कितने दिखने में अति सुंदर लग रहे हैं। ये कुएं बावड़ी की, अगर इस कुएं बावड़ी का जब बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अगर कुएं बावड़ी माना जाए तो यह कुएं बावड़ी आता है। अगर इसमें देखेंगे जैसे कि इसमें महिलाएं क्या होती थी, महिलाएं जो होती थी अपने बर्तन ला कर के इससे पानी का उपयोग करते थे। जैसे हमने पीछे बताया कि यह जल संरक्षण का ही नहीं बल्कि यह जो है से उपयोग के लिए भी लोग यहाँ के निवासी लोग जो थे उपयोग का भी काम करते थे। लेकिन आज जो है से यह बावड़ी बिल्कुल सूखा पड़ा है। अब देखेंगे आगे घड़सीसर। घड़सीसर क्या है? घड़सीसर एक घड़सी नाम के राजा थे, यानी कि सर यानी कि तालाब होता है, सर यानी कि तालाब। इससे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। अगर घड़सीसर तालाब की जिक्र करें तो घड़सीसर तालाब का निर्माण किसने कराया? तो घड़सी नाम का राजा था। घड़सी नाम का राजा था जिसने लोगों के साथ मिलकर के इसका निर्माण करवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बाहर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। वह भी पूरा भर जाता तो बाकी के और निचले में चले जाते थे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर तालाब इस तरह से, ऐसा बोला जाता है कि 9 तालाबों को मिला करके घड़सीसर तालाब जो बनाएगा,
एक के बाद एक तालाब बनाएगा, मतलब एक तालाब यहाँ पर, अब दूसरा जो तालाब है कुछ ऐसे निचाई पर, तो यहाँ पर जब पानी भरते तो ये निचले वाले तालाब में चले जाते, फिर अगर इसमें पानी भरते तो निचले वाले तालाब में, यानी कि एक तालाब से दूसरे तालाब, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तालाब में ऐसे जाते रहता था पानी। यह किसने बनाया? तो घड़सी नाम के राजा ने बनाया था। अब जैसे इसमें बात किया जा रहा है कि बाकी पानी बाहर नीचे बने हुए तालाब में चले जाता था, जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह से 9 तालाब, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि इस तरह से तालाब बनाया गया कि एक के बाद दूसरे में पानी जाते थे, एक के बाद दूसरे में जाने, यानी कि इस तरह से कुल मिलाकर के 9 तालाबों को मिलाकर के घड़सीसर तालाब का निर्माण कराया गया था। करा कि एक दूसरे जो थे, जैसे कि अब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी तो एक दूसरे से पानी, एक के भरने के बाद दूसरे में, दूसरे से भरने के बाद तीसरे में जाएंगे। तो एक दूसरे से आपस में जुड़े थे, पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ा सा गया है, 9 तालाबों के रास्ते मकान, कॉलोनियाँ बन गई है, और यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। कहीं न कहीं अब पहले जैसी व्यवस्था नहीं रह गई है। घड़सीसर तालाब जो पहले थी कि 9 तालाबों से मिलकर बना हुआ था, एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी भरने के बाद जाती थी, लेकिन अब यह चीज़ देखने को नहीं मिलता है। अब क्या हो गया कि घड़सीसर तालाब उजड़ा सा हो गया, मतलब इस पर कोई ध्यान वगैरह नहीं है। अब 9 तालाबों के रास्ते में जैसे मकान भी बना दिया गया है, कॉलोनियाँ बन गई हैं, तालाबों के बीचों में काफ़ी स्पेस थे, तो इस स्पेसों में मकान लोग बना लिए हैं, कॉलोनियाँ बना लिए हैं, और यहाँ इकट्ठा होने पानी जो अब तालाब में न जा कर के बेकार बह जाता है। यही कारण है कि आज घड़सीसर तालाब की स्थिति दयनीय हो गई है, ख़राब हो गई है। अगर मैं आप लोग को घड़सीसर तालाब की कुछ नज़ारे दिखाएं, इस प्रकार से बहुत ही बेहद और खूबसूरत नज़ारे हैं। इस तरह से 9 तालाब मिल करके निर्माण कराया गया था, घड़सी नाम के राजा ने बनाए थे। घड़सी, याद रखेंगे कि घड़सीसर जो तालाब था, घड़सीसर तालाब किसने बनाया? तो घड़सी राजा ने, घड़सी राजा। अब देखेंगे आगे, ये देखिए कितना अति सुंदर दृश्य है। आगे चलते हैं, गैस के बारे में देखते हैं। गैस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है ईवीएस कंटेंट में लेकर के। जैसे कह रहा है कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र, तापमान दोनों में कमी होती है। एक बात बता दूं आप सभी को कि जब गैस के बारे में जैसे कह रहा है कि गैस में वाष्पन की क्रिया, अगर जिसका सतह कम है, अगर ये बर्तन है, बर्तन में अगर किसी फ्लेम या लौ किसी गैस वगैरह पर गर्म कर रहे हैं तो सतह कम होने के कारण वाष्पीकरण भी कम होता है। अगर सतह ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, यानी कि सतह के क्षेत्रफल और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो यानी द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब आप द्रव को बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो वह क्या बनता है? वाष्प बनता है। तो कहीं ना कहीं द्रव से गैस में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है अभी जैसे बताएं कि आपके सतह के क्षेत्रफल पर और तापमान दोनों में कमी होती है, तो यह वाष्पीकरण भी धीमी होती है। अब जब इसके उल्टा अगर हम क्या करें कि सतह का क्षेत्रफल बड़ा कर दें, पहले छोटे बर्तन में गर्म कर रहे थे, अब बड़े बर्तन में यदि गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण जो है से पहले की अपेक्षा अब वाला में, माने कि बड़े बर्तन वाले, बड़े सतह क्षेत्रफल वाले में अधिक वाष्पीकरण होगा। तो इस प्रकार से जब क्षेत्रफल बड़ा होता है तो तापमान या कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। आगे देखते हैं, जब यहाँ पर जैसे बात किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। VVI मान ली अगर ये हमेशा पूछते रहता है, ये पूछते रहता है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन हैं, वो नहीं पूछता है, बल्कि ये पूछता है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। चलिए आज उसी के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पर जैसे कि दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। इन सभी को याद कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। वैसे बता दें, ग्रीन हाउस गैसेज वैसे गैसेज होते हैं जो कि वायुमंडल के टेम्परेचर में बढ़ाने में सहायक होते हैं।
यही सब गैसें हैं जिनके कारण से वायुमंडल का तापमान अधिक होते हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनमें से विश्व में गर्मी बढ़ रही है। जैसे कभी हमने बताया कि ये सभी गैस जो होते हैं वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इनसे क्या होती है कि विश्व में जो इन सभी जो गैसेज हैं इनसे गर्मी बढ़ती है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। जैसे कि CFC जो क्लोरोफ्लोरो, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFC। इसी को लिखा जाता है क्लोरो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। CFC गैसेज जो हैं आज जो हम लोग भारत में जो रोक लगा दिया गया है। अब रही बात CFC गैसेज कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से आखिर CFC गैसेज बनते हैं। तो CFC गैसेज जो हैं आप जैसे कि आपने अपने सुख सुविधा के लिए जो अपने घरों में AC वगैरह लगाए हैं, कार से AC से, ये सभी जो सुख सुविधा वाले चीज़ जो आप उपयोग करते हैं इन सभी से CFC गैस निकलती है, जो कि आपको बता दें कि वायुमंडल में ओजोन परत के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ये धीरे धीरे CFC गैस क्या होते हैं कि ओजोन जो परत बनी हुआ है, लेयर जो बना हुआ है, उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं भविष्य में अगर ओजोन परत अगर ख़त्म हो जाए तो सूर्य के प्रकाश जो है, ओजोन परत का काम क्या है, तो सन जो लाइट होते हैं सनलाइट को यह छान करके भेजती है, छन्नी चलनी जैसा काम करता है। तो छान करके भेजती है, मतलब इसमें जो भी अल्फ्रा रेड जो वे किरणें होती हैं उन सभी को जो है परावैंगनिक किरणें होते हैं उन सभी को छान करके हमारे पृथ्वी तक जो शुद्ध जो आप समझे तो एक तरह से कि उतने हानिकारक किरणें नहीं आ पाते हैं। किसके कारण से? ओजोन कारण से। ओजोन कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक है। ओजोन किससे मिलकर बना है? तो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बने होते हैं, O3। तो यहाँ से देखेंगे CFC जो है इसलिए रोक लगा दिया है कि CFC ओजोन परत को में हॉल करने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उस परत को कम करने के प्रयास करता है, तोड़ने का काम करता है। इसलिए हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देनी चाहिए। जो AC वगैरह यूज कर रहे हैं, कार वगैरह यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी जो हैं CFC प्रोड्यूस करने का कहीं ना कहीं कारण बनते हैं और हम लोग जिम्मेवार भी हैं ओजोन परत के क्षरण में। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जितना कम से कम हम इस चीज़ को उपयोग कर सकें। आगे देखें, अगर जैसे ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन हो जाते हैं वो तो जैसे बताया हमने। अब इसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि हमने मीथेन का भी बात किया था, जिसका क्या होता है CH4 होता है, CH4 मीथेन है ना। नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन है ना। ओजोन कहीं ना कहीं, अब लिखिए सर ओजोन, तो ओजोन कहीं ना कहीं वायुमंडल को गर्म रखने में सहायक होते हैं। जैसे आपको बता दें कि जब नीचे से यहाँ पर पृथ्वी है, ओजोन का लेयर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जो सब गैसेज आते हैं, तो ओजोन परत ही काम क्या करता है कि इन सभी गैसों को पुनः पृथ्वी पर लौटा देती है, जैसे कि गर्मी बरकरार रह जाती है। तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ाने में ओजोन परत का भी हाथ है, तो ओजोन परत भी इसमें शामिल है। आगे देखेंगे तो इसमें और भी गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे कि अभी हमने बताया कि CFC है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसे जहरीली गैस भी बोलते हैं, जहरीली गैस के भी नाम से जाना जाता है। और एक सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब इन सभी बातों को बहुत गौर से समझेंगे, इन सभी का जो नाम है बहुत अच्छा से याद करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में यही देता है कि कौन नहीं है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी रहेंगे। जो हैं कारक हैं वो तो रहेंगे ही, बाद बाकी एक और ऐसे नाम दिए रहेंगे जो कि नहीं रहेगा। तो हमें जो हैं उन्हें को या उनको जब याद कर लेंगे अच्छी तरह से, तो जो नहीं है उनको पहचानने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगे। हमने देखा है पिछली बार कितने बच्चों ने गलती कर बैठा है कि पता ही नहीं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम जो है किस प्रकार से बनते हैं? पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है,
आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से बनता है, किसी फैक्ट्री वगैरह में किसी चीज़ को मिला करके नहीं बनाया जाता है। इसलिए पेट्रोलियम को हमें एक सीमित मात्रा में उपयोग करनी चाहिए। अब जैसे कि पेट्रोलियम की बात करें तो इसके बढ़ने की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए कि बहुत लाखों वर्षों के बाद जो है लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। जैसे कि इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि 2-4 साल बाद बन गया चलो यूज कर लेंगे, इतना दोहन नहीं करना चाहिए हमें। तो पेट्रोलियम के उपयोग पर हमें भी ये गौर करना चाहिए और बहुत ही सीमित तरीके से यूज करने चाहिए। तो पेट्रोलियम बनने के लिए यह जो प्राकृतिक रूप से बनती है ना, कृत्रिम नहीं बनाया जाता है। इससे बनने की गति बहुत धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ज़मीन से जो पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं वह तेल जो होते हैं से किस रंग के होते हैं। तो इसको याद रखें कि गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें क्या होती है, गंध होती है। इससे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोल तार, ग्रीस आदि सब बनते हैं। इन्हीं से बहुत सारे चीज़ें बनते हैं। मिट्टी तेल, डीजल, जैसे कि हमने देखा वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल हो गए, पेट्रोल हो गए, एलपीजी हो गए, मोम हो गए, आदि सब बनते हैं। तो एक बात यहाँ से नोट करने वाली बात है कि ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल किस रंग का होता है, तो गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम पेट्रोलियम के संशोधन जैसा भी बताएं कि पेट्रोलियम से ही बहुत सारे गैसेज बनते हैं, बहुत सारे चीज़ें बनते हैं। तो पेट्रोलियम में एक तरीका होता है प्रभाजी आसवन, जैसे बोलते हैं प्रभाज ना स्तंभ है, जिससे होकर के गुजरने पड़ते हैं। एक जैसे कि यहाँ पर फिगर दिखाएं, एक सिलेंडर होता है, इसमें टेम्परेचर, क्योंकि हर एक जो लिक्विड होते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया और जो भी नेफ्थलीन गैस वगैरह हो गया, तो सबका टेम्परेचर कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से देखिए बॉक्सेज का निर्माण किया जाता है, सिलेंडर का निर्माण किया जाता है, सब टेम्परेचर अलग है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है 350 डिग्री, या 250 से 400 पर है ना। इधर देखें 175 से 275 तक। फिर यहाँ देखें केरोसिन का 90 से 200 तक है, केरोसिन का 90 से 200, और पेट्रोलियम का सबसे कम होता है 30 से 90। तो इस प्रकार से इन गैसों जो लिक्विड प्राप्त होते हैं, इन लिक्विडों को एक टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे के कारण जो है से स्नेहक बनते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि लुब्रिकेंट ऑयल हैं। तो इस प्रकार से टेम्परेचर अलग अलग, अगर देखते हैं कि इस प्रकार से अलग अलग सेपरेट बॉक्स भी बने होते हैं इसमें, कि जो जिस टेम्परेचर का वो सबसे पहले सबसे हल्के गैस निकल जाएंगे। यानी कि सबसे पहले इसमें देखेंगे तो पेट्रोलियम जो है सबसे कम वाला है, इसमें 30 से 90 डिग्री सबसे ऊपर में जो प्राप्त होगा पेट्रोलियम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कच्चा नेफ्थलीन यानी कि गैसोलीन प्राप्त हो जाएगा, है ना। गैसोलीन के बाद जो है केरोसिन का टेम्परेचर उससे फिर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 175 से 225। उसके बाद वाला में केरोसिन प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ईंधन यानी कि डीजल तेल का कितना होता है, 250 से 400 डिग्री। तो इस तरह से प्रभाजी आसवन के द्वारा, और सबसे नीचे में कोल तार वगैरह का जो हम लोग रोड बनाते हैं, जब रोड बनती है, पिच रोड बनती है, तो रोड में देखे होंगे कि काले गढ़े पदार्थ दिए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कोल तार बोला जाता है। तो कोल तार वगैरह, ग्रीस वगैरह जो हम लोग जैसे किसी में स्नेहक के रूप में यूज करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए, जो ग्रीस नाम सुने होंगे। तो ग्रीस वगैरह में भी जो ग्रीस बनते हैं, कोल तार बनते हैं, इन्हीं काले हर गढ़े रंग के पदार्थ से, यानी कि पेट्रोलियम जिससे बनता है उसी से कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गोलकुंडा फोर्ट, यह बहुत ही सुंदरम दृश्य है, आपको हम फिगर दिखाएंगे। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है, जिसे वेसन्स या बुर्ज कहते हैं। जैसे कि जो बुर्ज बनाए जाते थे, जैसे मान के चले अगर दीवार था, ऐसे दीवार होते थे चारों तरफ, तो कहीं ऐसे बुर्ज बनाए जाते थे, इसको क्या बोला जाता था, बुर्ज बनाया जाता था। तो यह बहुत सारे इस पर बुर्ज बनाए गए हैं। गोलकुंडे की बाहरी दीवार ऐसे
मतलब मान के चले तो जैसे कि इन्होंने दिया कि गोलकुंडा के बाहरी दीवारों पर 87 बुर्ज हैं, कुल 87 बुर्ज हैं। अगर इनमें बात करें कुतुब शाही, जैसे कुतुब शाही सुल्तान ने गोलकुंडा को 1518 से 1687 तक शासन किया। जो भी कुतुब शाही थे उन्होंने गोलकुंडा के किले पर 1518 से 1687 तक शासन किया। खैर अब इससे अगर हम पीछे की बात करें तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि सबसे पहले अगर निर्माण किसने कराया गोलकुंडा किला का, तो आपको बता दें काकतीय, है ना, काकतीय, 1 मिनट, इसने जब निर्माण कराया है काकतीय राजा थे। काकतीय राजा का नाम क्या था? गणपति देव। गणपति देव इन्होंने ही सबसे पहले निर्माण कराया था। यह इन्होंने, अब इनका शासनकाल अगर बात करें तो 1199 से 1262 का था। इसी काल में इन्होंने गणपति देव, काकतीय वंश के जो राजा थे गणपति देव, इन्होंने 1199 से 1262 में निर्माण कराया था। इनका एक ही मुख्य उद्देश्य था निर्माण कराने का उस समय का, यानी कि पश्चिमी जो क्षेत्र थे, जो भी पश्चिमी एरिया थी, पश्चिमी एरिया में सुरक्षा के लिए बनाए थे इस किले का निर्माण। इस किले का निर्माण किस लिए किए थे? तो काकतीय गणपति जो थे, काकतीय वंश के जो राजा थे गणपति देव, 1199 से 1262 में बनाए थे। किस लिए? तो पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए। अब अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें कि ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी। ये काफ़ी बीच में चारों तरफ से पानी है, बीच में यह ऊंचा टापू पर बना हुआ है। ये उनकी ऊंची जो दीवारी थी वो देखने में मदद करती, काफ़ी दूर तक दिखाई पड़ते थे, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। एक बात बता दें कि यहाँ पर औरंगजेब ने भी जीतने के लिए गया था। औरंगजेब जैसे कि मुगल शासक था, औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। यह भी जीतने के लिए गया था। और जैसे कि आपको बता दें कि यह जो लगभग 8 महीने तक का इंतज़ार किया, इसके बावजूद भी किले को नहीं जीत पाया। तो आगे बात करते हैं कि आखिर आगे चल कर के जीता या फिर नहीं जीता। तो मैं आप लोग के एक बात बता दूं कि 1687 ईस्वी में, कब? 1687 में औरंगजेब ने 1687 में औरंगजेब ने इस किले को जीता। अगर आखिरी इस गोलकुंडे किले की अगर आखिरी सुल्तान की बात किया जाए तो वो थे अबुल हसन। कौन थे? अबुल हसन, वो आखिरी सुल्तान थे। अबुल हसन, इस किले के आखिरी सुल्तान अबुल हसन। और एक और बात बता दें कि देखेंगे इस तरह से जो पहाड़ी पर बना हुआ है, ये इस तरह से पहाड़ी पर बना है, कितना काफ़ी सुंदर दिखने में। अगर ये जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना हुआ है, पूरी तरह से ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना हुआ है, ग्रेनाइट पहाड़ी पर। औरंगजेब ने कब इसको जीता था? तो 1687 में औरंगजेब ने जीता था। औरंगजेब ने जीता। यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो पूरी तरह से ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना हुआ है गोलकुंडा की किला। इसमें अगर बात की जाए तो 8 दरवाजे हैं। इसमें 8 दरवाजे हैं और इनकी जो चारों तरफ, जैसे कि इसमें 8 दरवाजे हैं और इनके जो चारों तरफ देखेंगे, इनके चारों तरफ जो है जो दीवारें बनी हुई हैं, इनके चारों तरफ दीवारें 3 मील लंबी दीवारें हैं। जो भी चारों तरफ से घेरा बना हुआ है, यह कुल इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 3 मील होती है। इसको भी नोट कर लेंगे कि 3 मील लंबाई होती है दीवारें की, चारों तरफ जो घेरावा है। और इसमें कुल दरवाजे कितने हैं? तो 8 दरवाज़ा है। 8 दरवाजे इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखें कितना सुंदर दृश्य है गोलकुंडे के किला, और बहुत ही मनोरम दिखने में। यह ऊंचाई पर स्थित है। अगर उस समय बात किया जाए कि उस समय कांस्य यानी ब्रोंज की बंदूकें बनती थी। अब एक बात बता दें कि कांस्य जो बनता है ना, कांस्य जो बनता है, टीन को किसके साथ मिलाने पर? टीन को आप जब तांबे के साथ मिलाएंगे
तो कांसे का निर्माण होता है। टीन को जब तांबे के साथ मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है? कांसे का निर्माण होता है। टीन प्लस तांबे कांसे का निर्माण होता है। उस समय जो बंदूकें बनती थी कांस्यों की बनती थी। हजारों साल में घुमंतु वर्ग कांस्यम ब्रोंज से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। आप प्राचीन काल से ही पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ाया आप लोगों को कि प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो कांस्य का निर्माण किया था लोगों ने, यानी कि टीन और तांबे का निर्माण करके कांस्य का निर्माण किया था, प्राचीन समय से चलते आ रहा था। कांस्य तांबे और टीन के मिश्र धातु, जैसे यहाँ दिया है कि कांस्य जो है तांबे और टीन के मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब यहाँ बताएंगे अबुल हसन के बारे में, हमने पीछे जिक्र भी किया है कि अबुल हसन कौन थे। तो इस गोलकुंडे की अंतिम शासक थे, यानी कि गोलकुंडा का क्या थे? अंतिम शासक थे। अंतिम शासक थे कौन? अबुल हसन। यह जो थे संगीत और कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है बच्चों, तो कुचिपुड़ी और संगीत का कुचिपुड़ी डांस का यह बहुत ही शौकीन थे, और साथ ही ये संगीत का भी बहुत ही शौकीन रहा करते थे। आगे देखते हैं। बस इतना ही के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे देखेंगे। देखिए हमने पूरी डिटेल आप लोग को दे चुका हूँ, और आशा है कि आप लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे। कुआं या बावड़ी है, फिर इधर देखेंगे तो आपको कुएं या बावड़ी का जो मनोरम दृश्य वगैरह भी हैं। घड़सीसर तालाब बताया हमने, है ना। फिर इसमें गैसों वगैरह के बारे में बताया, फिर ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन हैं, और यहाँ पर पेट्रोलियम का शोधन बताया। गोलकुंडा किले के बारे में, गोलकुंडे किले का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? तो सबसे पहले गणपति देव ने, काकतीय वंश के शासक ने कराया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।